सर हेडिंग पे लिखिए अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, न्यू चैप्टर सर। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन सर, क्या मतलब होता है इसका? एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना। कैसे डिक्रीज होता है एसेट्स का वैल्यू को? टाइम के जाते ही डिक्रीज हो जाता है या और भी कोई वैल्यू होगा? हम कोई एसेट्स खरीदा वो डैमेज हो गया तो उसका वैल्यू घट गया तो टाइम की वजह से हुआ क्या? तो क्या बोलते हैं बोलिए। देखिए डेप्रिसिएशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या मीनिंग होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स। कौन सा एसेट्स? कौन सा एसेट्स? टैंजिबल एसेट्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स इज व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन। नाउ डिक्रीज किस वजह से होता है? बहुत सारा रीजन है, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टीयर, दैट इज यूज करने की वजह से उसका वैल्यू क्या होता है? डाउन होता है। लैप्स ऑफ टाइम की वजह से होता है, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग की वजह से होता है, ड्यू टू मार्केट प्राइस डिक्रीज करने की वजह से हो जाता है, ड्यू टू सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है भैया, तो जैसे ही फर्स्ट हैंड तब सेकेंड हैंड क्या होता है? उसका रेट डाउन हो जाता है। मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, और एसेट्स का वैल्यू को घटने को ही अपने लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? बट ये डेप्रिसिएशन कौन सा एसेट्स पे निकलता है? टैंजिबल एसेट्स। कौन सा एसेट्स? अब नाउ टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल क्या है, इसमें एसेट्स का अपने लोग पार्ट में जाते हैं सब। एक तो एसेट्स में आप समझोगे कि एसेट दो तरह का होता है, एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है नॉन करंट एसेट्स, जिसको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक नेचर ऑफ टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस से अगर जाएंगे तो दो तरह के एसेट्स होता है, एक होता है करंट एसेट्स और एक क्या होता है सर? फिक्स एसेट्स। कौन सा एसेट्स? फिक्स एसेट्स। आप इसको फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं, या तो अब इसको नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा एसेट्स बताइए? या तो फिक्स एसेट्स या तो फिर आपका करंट एसेट्स। नाउ करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में क्या है सर? वो एसेट जिसका लाइफ, क्या बताइए, जिसका लाइफ जो होता है, वो एसेट जिसको अपने लोग यूज करेंगे फॉर लेस देन 1 ईयर। क्या बताइए? लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 1 अकाउंटिंग पीरियड। अगर वो एसेट जिसको यूज करेंगे या जिसका लाइफ अगर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग? करंट एसेट्स। जिस तरह से डेटर, अपने लोग गुड्स बेचे, डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो वो पैसा कब तक रिसीव कर रहा है? ऑब्वियसली 1 साल तक अंदर पे। ऐसा थोड़ी ना अभी जो डेटर है वो 1 साल के बाद देगा, ऐसा होता है क्या? स्टॉक इसी साल में जितना बेचना है बेच देना, राइट? तो दो आर दी करंट एसेट जिसका लाइफ ऑलमोस्ट क्या होता है? लेस देन 1 ईयर होता है, उसको करंट एसेट बोलते हैं। बट दो एसेट जिसका लाइफ जो है, फिर यूज करते हैं किस पर्पज के लिए बताइए? यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका लाइफ क्या है? मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर। जिसको अपने लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसको अपने लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, स्टॉक को क्या होता है? कंज्यूम करते हैं, बेच देते हैं उसको। ये कंज्यूम नहीं होता, ये यूज होता है। किस लिए यूज होता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। जिस तरह से परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये क्या होता है? यूज होता है। किस लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। हम मशीन बढ़िया वाला खरीदेंगे तो मेरा जल्दी प्रोडक्शन होगा, जल्दी सामान बनेगा, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? कम होगा, तो इवेंचुअली हम क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया नॉन करंट एसेट्स, और उसके अलावा जो भी मेरा बचे उसको क्या बोलते हैं अपने लोग? करंट एसेट्स। नाउ अब फिक्स एसेट्स में पार्ट है सर, अब फिक्स एसेट्स में पार्ट में आएंगे। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? दैट इज नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आता है सर टैंजिबल एसेट्स। कौन सा एसेट्स? टैंजिबल एसेट्स। और आती है सर इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स और क्या आता है सर? इनटैंजिबल एसेट्स।
और नॉन करंट एसेट्स में एक और भी बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या बोल सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा नॉन करंट एसेट्स में आता है, लेकिन वो टैंजिबल इंटैंजिबल का कैटेगरी पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट हो गया लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को आपने लोन दे दिया 2-3 साल के लिए, कोई जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया, ये सारा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये अलग मामला है। एसेट्स में समझना है सर, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं? टैंजिबल इंटैंजिबल बोलिए, टैंजिबल किसको बोलेंगे? द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और बस देखेंगे और टच करेंगे, और जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, जिसका कोई मास होगा, क्या होगा? मास होगा, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टिंग होगा, वो एसेट, वो नॉन करंट एसेट्स, वो फिक्स एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसका कोई मास होगा, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दोज एसेट्स नोन एज व्हाट? टैंजिबल एसेट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या बोलेंगे उसको? इनटैंजिबल एसेट्स। टेक एन एग्जांपल, यहां पर इतने सारे आपको जो सामान दिख रहा है, ये सबका सब क्या है? टैंजिबल है। दिस इज अ लैपटॉप, दैट इज माय एसेट्स, है ना? ये जो मेरा लैपटॉप, ये मेरा एसेट्स है, बढ़िया, कौन सा एसेट्स है? टैंजिबल एसेट्स है, मैं उसको देख सकता हूं, छू सकता हूं, और इसका कोई फिजिकल मैटर है। दिस इज व्हाट? टैंजिबल एसेट्स। फर्नीचर, बेंचेस जो आप लोग बैठ रहे हैं, वो क्या है? टैंजिबल एसेट्स। प्रोजेक्टर, टैंजिबल एसेट्स। एसी, व्हाट? टैंजिबल एसेट्स। फैन, टैंजिबल एसेट। प्रोजेक्टर स्क्रीन, टैंजिबल एसेट्स। टेबल, टैंजिबल एसेट्स, है कि नहीं? लैंड बिल्डिंग बोर्ड, फ्लैट, ये रूम क्या है? ये भी आपका टैंजिबल एसेट्स है, इसको ही बंद कर दो। चीज समझ में आ रहा है? इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है? उल्टा, वो ऐसा जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी एसेट्स है, क्या बोलेंगे उसको? इनटैंजिबल एसेट्स। एग्जांपल क्या क्या आता है? ट्रेडमार्क। तो इनटैंजिबल एसेट्स में क्या है सर? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, गुडविल, क्या बताइए? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फार्मूला, सॉफ्टवेयर, फार्मूला, सॉफ्टवेयर्स, ये जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, बड़ी बड़ी कंपनी जो बनाती है, वो सारा क्या है उसका? वो भी तो एसेट्स है ना सर, लेकिन वो कौन सा एसेट्स है? इनटैंजिबल एसेट्स। नहीं समझे सर? आपका लैपटॉप है, आप उसमें एंटीवायरस खरीदे, एक एंटीवायरस खरीदे जिसका टर्म 5 साल के लिए, उसके लिए आपने तो पेमेंट किया ना, लेकिन यूज कितने साल के लिए करोगे? 5 इयर्स के लिए ना, तो वो कौन सा एसेट्स है? इनटैंजिबल एसेट्स। चीज क्लियर है? और टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर एंड व्हीकल, समझ रहे हैं? ये सारा चीज होगा टैंजिबल एसेट्स में। इनटैंजिबल में और क्या होता है? यहां पे इनटैंजिबल एसेट्स क्या है? इस रूम में इनटैंजिबल एसेट्स क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स क्या है बताइए सर? माय माइंड, दिस इज व्हाट? इनटैंजिबल एसेट्स। ये क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स, समझ रहे हैं? लेकिन ये क्या आपका क्वांटिफाइबल नहीं है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, एक्चुअली नहीं है। क्लियर है सर? नाउ ये सारा का वैल्यू घटता है, ये सारा का वैल्यू घटता है, तो उसमें याद रखिएगा, इसमें अगर वैल्यू डाउन हो रहा है, इसमें अगर वैल्यू डाउन हो रहा है, तो क्या चार्ज करते हैं? डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं सर। क्या चार्ज करते हैं? डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है? और यहां पर अगर वैल्यू डाउन होता है, तो यहां पर भी डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन डेप्रीशिएशन बोलकर नहीं, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन, इसको वर्ड बोलते हैं। इसको आप अमोर्टाइज करेंगे,
अमोर्टाइज क्या है ये अपने लोग बाद में आपको बताएंगे, ये दरअसल कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन ही है, बस एक दूसरा वर्ड है, अमोर्टाइजेशन बोलना है। सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा 10,000 रुपए का, उसको मैं 5 साल यूज करूंगा, कितने साल? तो हर साल कितना हुआ? 2,000। इसका मतलब मैं 10,000 रुपया लगा रहा हूँ कितने साल यूज करने के लिए? 5 साल के लिए। तो मेरा हर साल का खर्चा कितना होता है? 2,000। यही एमोर्टाइजेशन है, इसी को एमोर्टाइजेशन बोलता है। तो इसमें क्या आता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बताइए, क्या बोलेंगे इसको? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जितना भी टोटल कॉस्ट था उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, वो मेरा निकल जाएगा अमोर्टाइजेशन का अमाउंट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितना भी टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, ये मेरा अमोर्टाइजेशन निकल जाएगा। नाउ कमिंग टू डेप्रिसिएशन चार्ज में, डेप्रिसिएशन चार्ज में याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन जितना भी टैंजिबल एसेट्स है सबके ऊपर में चार्ज होता है। किसके ऊपर चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑल द टैंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। किसके ऊपर है बताइए? एक्सेप्ट लैंड। इन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट इज चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स। किसके ऊपर चार्ज नहीं होगा? एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है सर, लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा सर, याद रखिएगा, लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि लैंड का वैल्यू घटता नहीं है, बढ़ता है। अब अगर क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया, क्या बोल दिया, तब डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकती है। बिल्डिंग का वैल्यू घट सकता है, पुराना बिल्डिंग हो जाता है तो वैल्यू क्या होती है? घट ही आती है ना सर। तो बिल्डिंग के ऊपर में डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन नहीं होता। क्लियर है? तो एक बार फिर से डेप्रिसिएशन चैप्टर जानने से पहले क्या समझे? एसेट्स का पार्ट। एसेट्स कितना तरह का होता है? दो तरीके का, एक हो गया फिक्स, एक हो गया करंट। करंट एसेट्स मतलब जिसका यूज करना है, कंज्यूम करना है, जिसको रीसेल कर देते हैं और जिसका वैल्यू क्या रहता है? लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। जिसका लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होगा, जिसको यूज करेंगे बेसिकली प्रोडक्शन के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, उस एसेट्स को क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स। इसका दो पार्ट में आते हैं, टैंजिबल इंटैंजिबल, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ टैंजिबल इंटैंजिबल क्या है? वो एसेट, द एसेट्स व्हिच कैन बी टच, सीन एंड हैव द फिजिकल मैटर और एग्जिस्टेंस समथिंग is known as what? Tangible assets. Other than these assets are to be called intangible assets. Example आपको याद रखना है, ठीक है? Intangible assets में क्या निकालते हैं? The word we use amortizations. क्या हो? कौन सा वर्ड? Amortization. इसका फॉर्मूला क्या है? Total cost divided by number of years. Example, मैंने 30,000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा था जिसको मैं 3 साल यूज करूंगा। कितने साल? तो हर साल का amortization वैल्यू कितना होगा? 10,000। कैसे निकला? टोटल कॉस्ट 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 3, 10,000 रुपए मेरा हर साल amortization आएगा। Now the same thing we are going to charge on tangible assets is known as depreciation, but depreciation is charged on all the tangible assets. क्या बोलते हैं? Depreciation is charged on all the tangible assets except land. Except land के ऊपर में depreciation charge नहीं होता। क्लियर है? नाउ डेप्रिसिएशन का थ्योरी में इसके अलावा और क्या आता है? डेप्रिसिएशन का थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग से पूछता है। एक तो व्हाट आर द रीजन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, जिसको बोलता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कॉजेज क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज। ठीक है, तो पहला क्या है सर? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या है? व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या है? आपका मैट में सब दिया हुआ है, देखिए, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है सर? यूज। जितना ज्यादा चीज को यूज करिएगा उसका वैल्यू क्या होगा? उतना ज्यादा डाउन हो जाएगा, कम होती जाएगा, उसका लाइफ ऐसे क्या होती? कम होती जाती है। फिक्स एसेट्स। क्लियर है? दूसरा होता है डिसयूज। डिसयूज का मतलब क्या हो गया? लैप्स ऑफ टाइम। उसका दूसरा मतलब क्या है सर? लैप्स ऑफ टाइम। डिसयूज मतलब क्या हो गया? आप यूज नहीं कर रहे हैं। होता ना बहुत सारा एसेट्स, इंसान को ख्वाहिश रहता बेटा लेने का, ले लिया, लेकिन लेने के बाद में उसको यूज नहीं कर रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ रहने से भी क्या होता है? उसका वैल्यू डाउन हो जाता होता ना। कुछ हेडफोन वगैरह कुछ खरीदना अपने लोग खरीद लिए, लेकिन यूज नहीं करते हैं, 1 साल हो गया, उसके बाद निकालते देखते बड़ा खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? बिकॉज वो यूज नहीं हो रहा है। तो एसेट्स को यूज भी करना है ना, ज्यादा करना है ना कम करना है, करना है।
उसके बाद मेंटेनेंस। तो जैसे जैसे रेपिडली अपने लोग क्या करते हैं, मशीन को अगर मेंटेन नहीं करेंगे, मशीन को अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं तो उसका लाइफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी के पास बाइक स्कूटी कार है तो पता होगा, अगर गाड़ी को मेंटेनेंस सही से नहीं करते हैं तो गाड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, लंबा गच्चा। उसके बाद डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है सर, ये ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह में होता है, जैसा माइंस वगैरह हो गया, कोयरे हो गया, ऑयल वेल्स वगैरह हो गया, गोल्ड रिजर्व वगैरह हो गया। ये सारा से भी क्या होता है बताइए, गोल्ड रिजर्व क्या है, एक तो ऑलरेडी गोल्ड है वहां पे। ऑयल रिजर्व का मतलब ऑलरेडी तो एक ऑयल है ना, तो वो बढ़ सकता है, वो तो बढ़ नहीं सकता, वो ऑलवेज क्या होगा, घटेगा। वो घटता है कैसे, ह्यूमन उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है, निकाल के कहां सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। बताए थे आपको सबसे पहला बिजनेस क्या होता है, सबसे पहला बिजनेस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर, जिसको बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहला इंडस्ट्री क्या है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। कि रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, जो एक्सट्रैक्टर होता है, बेसिकली जो माइंस वगैरह हो गया, ऑयल रिजर्व वगैरह हो गया, वहां से निकालने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो टेबल आप देख रहे हो किससे बना है, वुड से बना है। तो वुड बनाने वाला कोई और है और सप्लाई करने वाला, तो सबसे पहला बिजनेस क्या होगा वुड बनाने का, सप्लाई नहीं होगा तो वुड बनेगा कैसे बेटा, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले वुड सप्लायर को क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर। तो उनका काम क्या है, उनका काम है डिप्लेशन, दैट इज एक माइंस में रिजर्व है, वहां से यूज करके निकालते रहना। तो डिप्लेशन भी हमारा इंटरनल कॉजेज होता है डेप्रिसिएशन का। एक्सटर्नल कॉजेज में होता है सर ऑब्सोलेंसेस। इसका मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, यहां लिखा हुआ है एक्चुअल में, बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन। ऑब्सोलेंसेस का मतलब बेकार हो गया, क्या हो गया, बेकार नहीं, इन शॉर्ट में बोलते पुराना हो गया, क्या हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे भी आईफोन 13 क्या हो गया, क्यों, अगला साल क्या होगा, क्यों 15 आ गया। चीज समझ में आ रहा है। तो ऑब्सोलेंसेस भी एक कारण होता है कि आपका मशीन अच्छा था, लेकिन अब मार्केट में कोई नया इन्वेंशन आया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, जिसके वजह से वो क्या हो गया सर, पुराना हो गया। उसके बाद इफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम जैसे जैसे पास हो जाएगा वैसे वैसे आपका ये भी दिक्कत होती है, व्हेन एसेट्स आर एक्सपोज्ड टू फोर्सेस ऑफ नेचर, लाइक वेदर हो गया, विंड रेन, ये सारा की वजह से क्या होती है, हमारा एसेट्स भी बेकार हो जाता है, राइट। आपका जहां फैक्ट्री है वहां मशीन है, अब मशीन में सर पानी वगैरह आता है, झटास वगैरह आता है, विंड वगैरह आता है, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर। ओपन एरिया वगैरह पे मशीन रखेंगे तो जल्दी खराब होगा या बाद में होगा, मोबाइल को पानी में डाल के देखिएगा तो खराब देर से होता है या पहले होता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में उसके बाद टाइमिंग फैक्टर। टाइम जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे कम हो जाएगी। तो ये इंटरनल कॉजेज आपको याद रखना होगा, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। वहां ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वो लिखे वहां पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है सर, नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करना है, व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है, आपको बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। अगर आपका फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। क्यों निकालने के लिए, टू एसर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पीएल में, कहां पे चार्ज करते हैं, पीएल में। इसका जर्नल एंट्री होता है, इसका जर्नल एंट्री लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जब पीएल में इसको चार्ज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है सर, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जब पीएल में दिखाते हैं तो उसका जर्नल एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये अगर मैं ऐसे करके बात करूं तो जब अपने लोग डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन का दो एंट्री होता है, एक एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू एसेट्स। जिस एसेट्स के ऊपर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसको यहां पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर मशीन के ऊपर में डेप्रिसिएशन निकला तो जर्नल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
मशीन, ठीक है। ये लॉस है डेप्रिशिएशन, क्या है ये, लॉस हो गया ना हमारा। तो ये लॉस था, एसेट्स का वैल्यू को कम कर दिया, एसेट्स का वैल्यू को लिख दिए यहाँ पे। सपोज मेरा एसेट्स 1 लाख रुपया था, कितना था, और आपको बोल दिया डेप्रिशिएशन 10% निकालना है, कितना परसेंट है, 10%। अगेन ये रेट ऑफ डेप्रिशिएशन डिसाइड होता है, ये रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। कहां से डिसाइड करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाएगा जिसमें रेट ऑफ डेप्रिशिएशन सब पे लिखा रहेगा। ये कैसे होता है, सपोज आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसका एक लाइफ होता है ना, लाइफ होता है कि नहीं होता है ना, एक एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, एक्चुअल लाइफ कोई किसी का नहीं बता पाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड लाइफ होता है जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। हमारा ह्यूमन का भी एक लाइफ है ना सर, ये बेटा रहते रहेंगे, चलता रहेगा गाड़ी, एक लाइफ है ना। कितना है इंडिया में, 65। अभी जो इंडिया का हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रहा है दैट इज 60 to 70। यही चीज नॉर्वे वगैरह ये सारा में जाएंगे तो 90 प्लस हो जाता है। नॉर्वे का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 90 प्लस रहता है सर। तो इसका मतलब आपको ज्यादा जिंदगी जीना है तो इंडिया छोड़ना होगा। ये समझ में आया, वो डिपेंड करता है कंपनी एक कंट्री का इन्वायरमेंट के ऊपर। वैसे इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपका शॉर्टेज पीरियड ऑफ लाइफ की वजह से। पोल्यूटेड कंट्री में ज्यादा रहेंगे, पोल्यूटेड सिटी में रहेंगे तो ऑब्वियसली लाइफ क्या होगा, कम होगा। अल्कोहलिक लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ये सारा में करने से आपका लाइफ क्या होता है, कम होता है। जो इंसान स्मोकिंग करता है उसका 10 साल लाइफ कम हो जाता है, याद रखिएगा। तो बेटा जल्दी मरना है तो चालू कर दो, समझ गए दोस्त, बहुत दर्द है जिंदगी में, टानो और जल्दी निकल जाओ, समझ गए। और ज्यादा जिंदगी रहना है तो ये सब चीज से दूर रहिए। क्लियर है सर। अभी तो बच्चे हैं, आप लोग समझ में नहीं आएगा, जब बेटा कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो समझ में आएगा, फिर समझ गए, फिर तो अलग लेवल का टेंशन है ना दोस्त। तब तो सिगरेट का मतलब क्या होता है, मतलब ओफ पैशन, जो बड़ा सिगरेट पी रहता हूँ, वाह बेवकूफी है सर, ये सब चीज से दूर रहिए। क्लियर है। तो ये सारा है सर। उस तरह से कोई भी एसेट्स खरीदते हैं उसका भी एक लाइफ होता है, क्या होता है, लाइफ होता है। तो वो लाइफ के हिसाब से अपने लोग रेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो गया। अब इसको ट्रांसफर करते हैं अपने लोग, क्या करते हैं सर, इसको ट्रांसफर कहां करते हैं सर, पीएल में ट्रांसफर करते हैं। ये पीएल क्या है, इसका बाद वाला एक चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट, राइट, उसको अपने लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये 1 लाख का 10% था, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, 10,000 10,000। तो मशीन का वैल्यू 1 लाख था, 10,000 लेस कर दिए तो बचा कितना, 90,000। 90,000 मशीन का वैल्यू हो गया, बिकॉज 10,000 डेप्रिसिएशन घट गया और ये डेप्रिसिएशन लॉस था, इसलिए इसको ट्रांसफर कहां कर देंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं सर। ये दो जनरल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन का, ये दो जनरल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन का। बस जिस एसेट्स के ऊपर हुआ वो एसेट्स के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो और वो फिर डेप्रिसिएशन को कहां दिखा दो, पीएल पे दिखा दो। ये जनरल एंट्री बनता है डेप्रिसिएशन का। अगर आप डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओगे, क्या बनाओगे, अगर आप लेजर बनाओगे डेप्रिसिएशन का, अगर आप लेजर बनाओगे तो डेप्रिसिएशन का लेजर में बेसिकली क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का डेबिट में आ जाएगा टू मशीन या टू एसेट्स, है ना सर। कितना रुपया, 10,000 रुपया। और इसको ट्रांसफर कहां कर देंगे, पीएल, बाई पीएल में चल जाएगा, कितना रुपया, खत्म। कोई सीडीबीडी होगा क्या, 10,000, यहां पर भी कितना रहेगा, 10,000, ठीक है। 10,000 10,000 सर, यही डेप्रिसिएशन है सर, और कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और यही लेजर बनता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये हो गया अमाउंट। ये जो अमाउंट आया, ये अमाउंट कैसे करके निकालते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है सर मेथड कौन सा है, कौन सा बताइए,
मेथड, अपने को मेथड सीखना है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है सर? ऐसे तो मेथड इसका बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा मेथड है सर, नाम लिखा दे क्या? आप लोग के इसमें केवल दो मेथड इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, ये एक ही नाम है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों का मतलब क्या हो गया? सेम मेथड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दो ही मेथड आपको करना है, इसको बोलते हैं एसएलएम। क्या बोलते हैं इसको? एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट लाइन, यहां हो गया डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट, ये हो गया सर बुक वैल्यू मेथड सर, बुक वैल्यू या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड सर, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू या तो फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो दो ही मेथड है, दैट इज एसएलएम और डीबीएम, एसएलएम और डीबीएम। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर दो है सर, एक हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड और एक हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और भी है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, डिप्लेशन मेथड, एनविटी मेथड, इंश्योरेंस मेथड, एनविटी मेथड हो गया, समझ गए? बहुत सारा मेथड है, आप लोग के इसमें केवल क्या है, दो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? ये दोनों का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले अपने लोग स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अपने लोग पे आइए सर, हेडिंग पे लिखिए ऊपर में स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज एसएलएम मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में यहां पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो यहां पर ए नंबर पे लिखिए व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, नंबर ऑफ ईयर इज गिवन। नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया सर? लाइफ। क्या बताइए? लाइफ ऑफ एसेट्स, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स। क्या बताइए? जब एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स गिवन दिया रहेगा तो फार्मूला दूसरा होगा, और जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तो फार्मूला चेंज होगा। अगर वे नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया, मेरा एसेट्स कितना साल तक चलेगा वो गिवन दिया रहेगा, तो फार्मूला हो जाएगा सर एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल टू, लिखिए वहां पे एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या टोटल वैल्यू का जगह टोटल अमाउंट, अमाउंट सेम ही है, टोटल वैल्यू या फिर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी एसेट्स आपने खरीदा उस एसेट्स का टोटल वैल्यू, इससे माइनस कर देते हैं बेटा स्क्रैप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? अब स्क्रैप वैल्यू क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय
एक्सपेक्टेड लाइफ डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड लाइफ, या जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल वैल्यू या फिर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ या फिर नंबर ऑफ ईयर्स। ये कब करेंगे, जब नंबर ऑफ ईयर गिवन दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा पे, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, मतलब परसेंटेज गिवन दिया रहेगा। क्या गिवन दिया रहेगा सर, जब परसेंटेज गिवन दिया रहेगा, when rate of depreciation is given, जब परसेंटेज गिवन दिया रहेगा तो आप क्या निकालोगे, लिखो वहां पर एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं ना, कॉस्ट ज्यादा अच्छा वर्ड है। टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट का ब्रैकेट में कॉस्ट लिख दीजिएगा प्लीज, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ब्रैकेट में देंगे, ब्रैकेट में देंगे इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको ये दोनों फार्मूला में आपको याद रखना है कि जितना भी टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रहेगा उससे स्क्रैप वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर लाइफ दिया रहा तो डिवाइड होगा लाइफ से, और अगर परसेंटेज दिया रहा तो क्या होगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। परसेंटेज दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ, और लाइफ दिया रहेगा तो क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये एनुअल डेप्रिसिएशन है सर, एनुअल का मतलब कितना साल का, 1 साल का। अब अगर डेप्रिसिएशन कब खरीदे कब बेचे वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर डेप्रिसिएशन खरीद रहे हैं अपने लोग अक्टूबर में और डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है दिसंबर में है, तो कितना महीना का चार्ज करेंगे, पूरा 1 साल का, 1 साल का चार्ज होगा। कितने महीने का होगा, 3 महीने का होगा। आपको एसेट्स अक्टूबर में खरीदे हैं, आपको मार्च तक निकालना, मान लो कब तक निकालना है, मार्च तक। अकाउंटिंग ईयर आपका मार्च में एंड हो रहा है, तो कितना महीना का होगा, 6 महीना होगा। तो आपके एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू क्या करोगे, इंटू 6/12, ये जो भी फॉर्मूला है इंटू क्या होगा, 6/12, तो 6 महीना का निकल जाएगा। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। अब ये एसेट्स का परचेज डेट आपको देखना पड़ेगा। अगर परचेज बिगनिंग में रहेगा तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। अगर परचेज कोई मिडिल ऑफ द ईयर या फिर कोई और ईयर है तो इनटू क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में जब भी दिया रहता है ना, तो आपको 1 तारीख बोलेगा, 31 देगा, मतलब या तो मंथ का बिगनिंग या तो मंथ का एंड, सो दैट आपका कंप्यूटेशन वो किस में रहा है, मंथली बेसिस में रहा है। किस बेसिस में, ये समझिए। अगर 1 अप्रैल को खरीदा, आपका डेप्रिसिएशन का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है, कब है, तो भैया आप डेप्रिसिएशन कितना महीना निकालेगा, जितना महीना एसेट्स यूज करेंगे। एसेट्स मेरा हुआ भाई साहब 1 अप्रैल को खरीदे हैं, तो मेरा डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज होगा, 9 महीना, अप्रैल से लेके कहां तक, दिसंबर तक। तो जितना भी वैल्यू आएगा इनटू क्या करेंगे, 9/12। चीज समझ में आ रहा है, जितना एसेट्स यूज करते हैं उस पीरियड से डेप्रिसिएशन निकलता है। अब यहां पे भी 2 बातें हैं, ठीक है, 2 बातें जब इन डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा। एक होता है एसेट्स का परचेज डेट, कौन सा डेट, और एक होता है डेट ऑफ पुट टू यूज। क्या लिखेंगे बताइए, डेट ऑफ पुट टू यूज। एक होता है परचेज डेट, एक होता है एसेट्स पुट टू यूज। दोनों में फर्क क्या हो गया, परचेज डेट का मतलब क्या हो रहा है, जिस दिन खरीदा, जिस दिन। तो एसेट्स को जब जनरल एंट्री पास करेंगे, एसेट्स खरीदने का एंट्री क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू पार्टी, उधार में खरीदा टू पार्टी, और या तो टू कैश या टू बैंक, खरीद लिए तो खरीदने का डेट क्या होगा, डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ।
लेकिन कोई जरूरी क्या जिस दिन खरीदे उस दिन से काम धाम करना चालू कर दिए क्या? पुट टू यूज क्या होता है? ऑलवेज लेटर होगा। कोई जरूरी क्या अगर हम 1 अप्रैल को खरीदे हैं तो एसेट्स को यूज करना अप्रैल से चालू कर दिए क्या? एसेट्स को यूज करने के लिए मान लिया सर एसेट्स आया है, अब सर बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरी देखे हैं आप कभी? बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीन देखे हैं? तो क्या लगता है बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीन जिस दिन खरीदे उस दिन से चालू हो जाता है सर? बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीन एक एक पार्ट में आता है सर, पार्ट में आता है। इतना छोटा सा गेट है आपको बेटा गेट तोड़ के ले आएगा, बड़ा मशीन एक बार लाया एकदम हेलीकॉप्टर में लहरी में ला के रख दिया, ऐसा होता क्या? हाँ कैसे आती है मशीन? अगर ओरिजिनली रहता है उसको देखा जाता है, देखने के बाद में उसको पार्ट पार्ट किया जाता है ना, उसको ब्रेक किया जाता है, अनस्टॉलेशन बोलते हैं उसको। वो ब्रेक कर लेने के बाद में फिर मशीन को पार्ट पार्ट लाके सही जगह पे रखा जाता है, फिर वहां पे क्या करना पड़ता है उसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होती है। बेड खरीदते हैं तो आप लोग का घर पे बेड है तो बेड एक बार में आ गया तोड़ के पूरा एक बार लंबे से घुसा दिया बेटा अंदर में, देखे हैं कभी कैसे आया था? पार्ट पार्ट करके आया था ना सर। और इंस्टॉल कहाँ हुआ? आपका बेडरूम में। तो वो क्या है? वो इंस्टॉलेशन का पार्ट है। तो जिस दिन एसेट्स खरीदे थे क्या यूज करना उस दिन से चालू कर दिए हैं बेटा? एसेट्स खरीदे वहीं पर चालू, चलो भैया सो जाओ, बेड अपना है। चीज समझ में आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ पुट टू यूज। चीज समझ में आ रहा है? कब से चार्ज करेंगे? डेट ऑफ पुट टू यूज। अब अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ पुट टू यूज गिवन दिया रहा तो आप उससे चार्ज करोगे, वहां से काउंट करोगे कब तक? 31 दिसंबर 31 मार्च तक। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपने लोग एज्यूम क्या करते हैं? डेट ऑफ परचेज। याद रहेगा? याद रहेगा? तो अगर एसेट्स पुट टू यूज रहेगा तो वहां से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं दिया रहेगा तो क्या एज्यूम करते हैं? डेट ऑफ परचेज। नाउ सर अब इसमें आते हैं, अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है सर? इसका मीनिंग पे जानिए, क्या मीनिंग होता है इसका? ठीक है, नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया सर? नंबर ऑफ ईयर का मतलब जिससे आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एक्सपेक्टेड वर्ड लिखना है यहां पे। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल लाइफ कोई बता पाएगा क्या? हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है? 60 साल है, लेकिन कोई जरूरी है? कोई जरूरी है? हमको बताइए ना। कोई भी एक ऐसा दुनिया का बंदा है जो कि अपना डेट बता सकता है कि भैया हम 60 साल के बाद मर जाएंगे? कोई भी है? पॉसिबल नहीं। क्यों? फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता सर। कोई 25 साल की उम्र में दे तो जाता है, कोई बेटा 90 साल की उम्र में भी टांग रहा है गुरु। वो अलग बात है, मेडिकल खर्चा ज्यादा है, लेकिन फिर भी तना तो रहा है। तो किसी का लाइफ अपने लोग बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक क्या करता है इंसान? एक अंदाजा लगाता है। क्या लगाता है? अंदाजा लगाता है, एक एक्सपेक्टेड लाइफ बताता है। वो एक्सपेक्टेड लाइफ कौन बताएगा? आपका डॉक्टर बताएगा। आप अगर जाओगे फुल मेडिकल चेकअप वगैरह कराओगे तो देखेगा, देखने के बाद में बोलेगा भैया कितना साल तक लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम निकल गया तो बेटा बोल देगा वहीं पर भाई साहब बस यही है, 5 साल है, अब जो करना है कर लो, जी लो अपना जिंदगी, बाद में खत्म। है कि नहीं? इसलिए इंसान क्या करता है? ये टेंशन से नहीं करवाता। तो एक्सपेक्टेड लाइफ उस तरह का एसेट्स का भी रहता है। अब ये एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होता है? एडहॉक होगा। हम एसेट्स खरीदे बोले 20 साल चलेगा, लिख 20 साल, ऐसा होगा क्या? नहीं। साइंटिफिक होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए, जो जस्टिफाइबल होना चाहिए, एडहॉक नहीं होगा। ठीक है, ये कौन बताएगा? जो एक्सपर्ट रहेंगे। अच्छा कुछ कुछ इंसान लोग ऐसा है जो को बेटा एसेट्स को देख के बता देता है कि कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। है कि नहीं? और बहुत सारे ऐसे चाचा भी हैं जो बेटा सर में हाथ रखेंगे बता देंगे बाबू तुम लंबा जिंदगी जियोगे। हाँ ये चाचा लोग हैं एक दो, समझ गए? उन लोगों को क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल नहीं बताएगा बट प्रिडिक्शन कर रहा है, राइट? तो ये सारा चीज डिसाइड कौन करता है भाई? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन? जो उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। नंबर 2 पे सर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है सर
रेसिडुअल वैल्यू, कौन सा वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू। ना आप लोगों का क्लासेस ना थोड़ा और पहले कर देंगे अपने लोग, क्योंकि 12 का क्लासेस ऑफ हो रहा है, तो आप लोग को 2 घंटा क्लासेस होगा अकाउंट्स का, ठीक है? क्या कहा है भाई? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए सर, नवंबर दिसंबर तो मैनेज करना होगा सर, ये 2 महीना तो मैनेज करना होगा सर। देखिए लाइफ में मैं आपको पहले चीज बता दिया ना, अभी आप लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? तो मैनेज करिए सर। देखिए सर, तो स्क्रैप वैल्यू और क्या है सर? रेसिडुअल वैल्यू, राइट? स्क्रैप वैल्यू और क्या है सर? रेसिडुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है सर वैल्यू एक्सपेक्टेड आफ्टर टर्म या फिर लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स, वैल्यू एक्सपेक्टेड आफ्टर टर्म या फिर लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है? अब ये क्या बोला आ गया सर? 10 साल आप चलाएंगे तो एसेट्स, 10 साल के बाद में जो उसका वैल्यू बच गया, जो उसका वैल्यू बच गया, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। मतलब जो बेकार हो गया, कोई एसेट है जिसका लाइफ 10 साल का है, उसको आप 10 साल चला लेने के बाद में जब बेचोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? खटारा हो गया। एग्जाम्पल गाड़ी है, गाड़ी का लाइफ नॉर्मली कितना रहता है जी? 5 इयर्स मैक्सिमम, उससे बाद 15 साल गाड़ी। कौन सा गाड़ी है बाबा? 15 साल? दिमाग खराब है मेरा। ये स्कूटी का कितना 2018 में या 19 में मैंने लिया? 18 19 19 20 20 21 22, अब वो खराब हो रहा है, समझ लिया? तो कितना लाइफ हो गया? 4 साल हो गया। तो 4 से 5 साल के बाद में अब मैं उसको बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? उतना रुपया मिल जाएगा क्या? है ना, कम में मिलेगा। मेंटेन अगर सही से किया तो मिल जाएगा अच्छा खासा वैल्यू। एग्जाम्पल बता, वो मेंटेन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप एसेट्स को मेंटेन अच्छा से करेंगे तो लाइफ भी है, प्लस उसका स्क्रैप भी अच्छा मिलता है आपको। अगर मेंटेन सही से नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। क्लियर है? उस वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू फिर स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है सर? इसमें क्या क्या आ सकता है ना? इसमें क्या क्या आएगा सर? इसमें लिखिए परचेज वैल्यू, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट मतलब जितना में आप उस सामान को खरीदें, जितना में आप उस सामान को खरीदें वो क्या है सर? परचेज कॉस्ट प्लस कैरेज, प्लस कैरेज फ्रेट incurred on assets, incurred on assets। अब वो एसेट्स को जो खरीदेंगे तो क्या हाथ में लाएंगे सर? हाथ में लाएंगे? कैसे लाएंगे? या तो कैरेज करेंगे या तो ट्रक वगैरह खरीदेंगे, बेंग वगैरह खरीदेंगे, बेंग वगैरह आपका भाड़े पे लेंगे, या तो फिर रेलवे फ्रेट, रेलवे का जो आपका माल गाड़ी से मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं, है ना? तो या तो कैरेज या तो फ्रेट इनकर करेंगे उस एसेट्स के ऊपर में, है कि नहीं? बट इसके अलावा और भी खर्चा होता है। क्या खर्चा होता है सर? लोडिंग अनलोडिंग, क्या बताइए? लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स को लोड करना, चढ़ाना उतारना, चढ़ाना उतारना, लेबर चार्जेस जो भी लगा मेरा एसेट्स को चढ़ाना फिर उतारना, फिर उसका भाड़ा लग गया, भाड़ा लग जाने के बाद में और क्या क्या खर्चा है सर? इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप इंडिया से मंगा रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, सिर्फ भाड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं, कहां? इंडिया के बाहर से मंगा रहे हैं तो क्या लगेगा सर? इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, है कि नहीं?
इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह करके पूरा मंगा होगा लिए, कैरेज फ्रेट वगैरह सब कुछ आ गया। अब प्लस क्या होगा सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस। कौन सा चार्जेस? इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन। अब ये क्या है सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन या फिर एसेट्स, जो भी एसेट्स का इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा वो सबको ऐड कर देंगे। ये तमाम खर्चा को जोड़ के क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो यहां पे जो फार्मूला लिखे हैं आप, फार्मूला में आपको एक्चुअल में क्या लेना है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब मशीन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद जो वैल्यू आता है उसको टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं सर। चीज समझ में आ रहा है? उस वैल्यू को आप लिखेगा वहां। एग्जाम्पल सर नहीं समझ में आया? सर यहाँ पार्क सर्कस में जू लगता है, पता है आपको? नीला जू, जू जू समझ गए? चिड़िया खाना छोटा सा बनाता है वहां पे शो चलाता है, शेर को बुलाता है, शेर बेटा खड़ा होकर रहता है, यहाँ पे गोल ऐसा जम रहता है, शेर जम मारता है कि नहीं? सर्कस। अब वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या करना है, अब हमको एक हाथी चाहिए सर, एक तो हाथी का शो करना है बॉस। अब क्या सर, मैंने हाथी खरीदा थाईलैंड से, कहां से? वहां का हाथी फेमस है, बता आपको? 10 लाख रुपए में हाथी खरीदे सर, ठीक है? 10 लाख रुपए मैंने खरीदा, हाथी का कॉस्ट है, किसका कॉस्ट है? हाथी। अब हाथी को कहां से लाना है, कहां लाना है? पार्क सर्कस, इसलिए नाम है सर्कस, पार्क सर्कस, घूमने मौज करने का जगह। तो थाईलैंड से खरीदेंगे तो ऐसे आ जाएगा हाथी, चल हाथी जम मार दरिया पे, बहुत दूर जाना है। कैसे लेके आएंगे? पहले हाथी को लोड करेंगे, कहां पे लोड करेंगे? ट्रक वगैरह पे। तो ट्रक पे लोड करेंगे सर, फिर लोड कर लेने के बाद में फिर मेरा खर्चा हो गया, फ्रेट वगैरह कैरेज का खर्चा होगा ना। कहां से लेके आना? शिप से लेके आना। तो क्या रेलवे से ले आएंगे थाईलैंड से? एरोप्लेन से लेके आएगा बड़ा हाथी को? अरे बाप, हाथी यार एरोप्लेन में कितना खर्चा होएगा पता है? कितना खर्चा होएगा पता है उसको, हाथी को लाने के लिए? तो कहां से लाएंगे बताइए उसको? शिप से लाते हैं। कहां से लाते हैं? जितना भी ट्रांसपोर्टेशन जो कि हेवी गुड्स एंड मटेरियल लाइव स्टॉक का होता है वो सारा कहां से होता है? शिप्स से होता है। बिकॉज शिप्स का ऐसा उन लोग बनाता है कि वहां से आराम से आ जाता है, राइट? लाइफ ऑफ पाई वगैरह मूवी देखे होंगे, वहां आपको दिखा होगा, जितने भी जानवर वगैरह सब शिप से ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? तो वहां से सर मंगाएंगे। मान लीजिए सर हाथी को वहां से शिप तक लेके जाने का, जो पोर्ट है वहां तक लेके जाने का खर्चा 50,000 रुपए लग गया। कितना लग गया? थाईलैंड में बहुत एक्सपेंसिव है, समझ गए? अब वहां से शिप में लोड किए, अब शिप से फिर डायरेक्टली कहां आएगा? कोलकाता पोर्ट में आएगा। तो वहां से वहां आपका लाने तक का खर्चा लगता है ना सर, वो खर्चा क्या है सर? फ्रेट, फ्रेट, शिपिंग चार्जेस, ये सारा खर्चा है। वो खर्चा मेरा 1 लाख रुपए लगा सर। क्लियर हो गया? कितना हो गया हाथी का टोटल खर्चा? 11,50,000। हाथी 1 लाख में खरीदा था वे, 1 लाख में कहा मिलता है? हाथी मिलेगा तेरे को 1 लाख में? छोटा जानवर बड़ा नहीं मिलता है। चाहो ना तुम लेने, छोटा जानवर मिल जाएगा ना, बड़ा नहीं मिलेगा। ए क्या बोला, हम एडिट करने होगा हमको। बड़ा का मतलब क्या हो गया? बड़ा बड़ा हो गया, भैंस हो गया, ऐसा हो गया। देखिए सर, तो 10 लाख में हाथी खरीदा था, उसके बाद बताइए 50,000 रुपए क्या लगा उसको? कैरेज लगा, कहां से? वहां से लेके जाने के लिए पोर्ट तक का वो खर्चा, प्लस 1 लाख रुपए क्या लगा सर? शिपिंग चार्जेस लग गया वहां से वहां लाने के लिए। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 11,50,000। अब जैसे ही कोलकाता पोर्ट में आया तो वहां पर एक ऑफिसर आ गया, ओ हाथी खरीदे हो? कहां से? थाईलैंड से। अच्छा, किस लिए? सर्कस है सर, लेके जाएंगे, घुमाएंगे, बच्चे लोग को बुलाया, एंजॉय करेगा। अच्छा, इंपोर्टेड आइटम है? हाँ। इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगा तुमको 5 लाख रुपया। अरे बाबा, खत्म। समझ गए? तो हाथी जो इंपोर्ट किए थे उसके ऊपर में 5 लाख रुपया क्या लग गया सर? इंपोर्ट ड्यूटी लग गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 16,50,000 रुपए। किसका? हाथी का कॉस्ट। कहां तक पहुंचा है हाथी मेरा? कहां तक पहुंचा है? कोलकाता पोर्ट तक पहुंचा है सर।
अब वहां से भी तो लाएंगे अपना, कहां तक लाएंगे, पार्क सर्कस में लाएंगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा, फिर से तो हाथी का खर्चा होगा, फिर से हाथी को क्या करना होगा, ट्रक में लोड करना होगा, आदमी रखना होगा, है कि नहीं, जो उसको रास्ता में सही से लेके जाए। बीच में हाथी अगर नहीं आने मांगे तो भाई साहब कुछ तरीका अपनाए जहां से हाथी आ जाए। क्लियर है? तो ये खर्चा मेरा फिर से 50,000 रुपए लग गया। कितना लग गया? तो टोटल कितना हो गया? 17 लाख रुपया टोटल खर्चा करके हाथी कहां तक पहुंचा? पहुंचा दिए। भाई साहब बहुत खर्चा हो गया। अब हाथी को जो यहां तक लाए हैं तो यहां पर भी तो लाने का व्यवस्था रखना होगा कि बेटा ऐसे छोड़ देंगे, जा हाथी सब तेरा है, जा जहां जाना है जा, पता मारपीट होएगा। तो यहां पर लाने के बाद क्या करना, उसको इंस्टॉल करना है। क्या करना? उसका प्लेस बनाएंगे, उसका एरिया बनाएंगे, शेडेड बनाएंगे, उसका प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, चेन वगैरह लगाएंगे, आदमी को रखेंगे। तो ये सारा जो खर्चा है वो खर्चा क्या है? इंस्टॉलेशन का खर्चा है सर। मान लो 20,000 रुपया लग गया। कितना लग गया? तो टोटल हाथी का कॉस्ट कितना हुआ? समझ में आया? तो 10 लाख रुपए जो हाथी को खरीदे थे वो हमारा क्या है? परचेस कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? 50,000 रुपए कैरेज जो वहां से खर्चा किए थे, लोडिंग अनलोडिंग जो खर्चा किए थे, कहां से बताइए, जो लोडिंग अनलोडिंग किए थे वहां से लेके पहुंचाने तक का कैरेज वाला खर्चा, ये क्या है? ये खर्चा हो गया। प्लस उसके बाद शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, जो भी खर्चा इनकर हो गया 5 लाख, कितना 1 लाख रुपए का, ये मेरा खर्चा है। ये खर्चा ऐड कर देने के बाद में इंपोर्ट ड्यूटी मेरा लगा था, रिमेंबर 5 लाख रुपए का, ये भी खर्चा ऐड होगा। फिर प्लस कैरेज फ्रेट यहां पर भी इनकर हो गया 50,000 का, ये भी खर्चा ऐड होगा। प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 रुपया खर्चा किए, ये भी उसका कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। इन शॉर्ट में वो तमाम एक्सपेंसेस इनकट किए एसेट्स के ऊपर जो स्पेसिफिकली उसके लिए किए हैं, वो तमाम खर्चा उसका कॉस्ट में ऐड होना चाहिए सर। ठीक है? खर्चा को दो चीज में कर सकते हैं सर। एक्सपेंसेस का एक चैप्टर है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कॉन्सेप्ट है बताइए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जितना भी खर्चा है इस खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो एक्सपेंसेस दो तरीका का आप दिखा सकते हो सर। एक टॉपिक है आपका एक्सपेंसेस का, तो खर्चा दो तरह का होता है। या तो एक खर्चा जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा बताइए? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। या तो एक खर्चा जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा बताइए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक क्या होगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? Those expenses which are recurring in nature। कौन सा नेचर? रिकरिंग। रिकरिंग इन नेचर सर, जो रिकरिंग नेचर का होगा। रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? बार बार। क्या बताइए? बार बार। जिस तरह से आप इंप्लॉय को रखे हैं तो उसको आप क्या दोगे? सैलरी, वेजेस। ये आपको क्या देना है? हर महीना देना है। जब जब काम कराओगे तब तब देना है। और ये हर महीना चलता रहेगा ना भाई साहब। लेकिन एसेट्स क्या हर महीना खरीदेंगे? एसेट्स हर महीना खरीदेंगे? चीज समझ में आ रहा है? एसेट्स कब कब खरीदते हैं? 5 साल 2 साल में एक बार, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रिकरिंग नेचर का होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जो मेरा नॉन रिकरिंग नेचर है, कौन सा नेचर? नॉन रिकरिंग का मतलब समझ में आ रहा है? कौन सा नेचर बोलिए? जो बार बार नहीं रहेगा, कभी कभी होगा सर, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ईयर, उस चीज को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? जो रिकरिंग नेचर हो गया, या फिर जिसका लाइफ, एक्सपेंसेस का लाइफ क्या होगा? लेस देन 1 ईयर। क्या बताइए? लेस देन 1 ईयर। ये जो खर्चा जो आप करोगे उससे इंजॉय करोगे, जो आप बेनिफिट लोगे वो बेनिफिट कितना साल का होगा? लेस देन 1 ईयर। 1 साल का बेनिफिट ले पाओगे आप। कितना साल का बेनिफिट लोगे? 1 साल का बेनिफिट लोगे। वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट आप मोर देन 1 ईयर लेंगे, क्या लेंगे सर? मतलब ये खर्च करेंगे ना तो उसका बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? मोर देन 1 ईयर मिलेगा सर। मोर देन 1 ईयर। चीज क्लियर हो गया? जिस तरह से एसेट्स खरीदे
उसके ऊपर जितना सारा भी जो खर्चा किया था वो मेरा किसके ऊपर खर्च हुआ, एसेट्स के ऊपर हुआ है कि नहीं। तो जो एसेट्स का खर्चा होगा या तो उसके रिलेटेड खर्चा होगा वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा वो तमाम खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा क्या होता है सर, ये एक्सपेंसेस बोलकर ट्रांसफर होता है सर। ये ट्रांसफर कहां पे होता है, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। किस अकाउंट में, पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है सर एज एन एक्सपेंस बोलकर। ये मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट का पार्ट कौन सा खर्चा बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट का वैल्यू में ऐड कौन सा खर्चा होगा, रेवेन्यू या कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो शॉर्ट टर्म नेचर का है, जिसका नेचर एक साल से कम है, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जो खर्चा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, वो सारा कौन सा होगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। टेक इट एग्जांपल, आप इंश्योरेंस कराते हैं अपना, 10 साल के लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उसका प्रीमियम आप हर साल देते हैं, है कि नहीं। आपने एक पैसा एफडी कर दिया 1 लाख रुपए का, 5 साल बाद निकालिएगा, कितना साल बाद निकालिएगा, तो इसका लाइफ कितना हुआ, 1 साल हुआ, 1 साल से ज्यादा हुआ, 1 साल से ज्यादा हो गए। तो ये जो 1 साल से ज्यादा जो आपने पैसा लगाया, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया सर। ये क्या होगा, एसेट्स होगा। क्या होगा, ये एसेट्स होगा, खर्चा नहीं होगा। अब आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, इसलिए ये खर्चा होता है सर। समझ रहे हैं, खर्चा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अच्छा एग्जाम्पल दें, मोबाइल आप लोग खरीदते हैं, है कि नहीं, बार बार खरीदते हैं, साल में 2 बार, या हर साल नया आईफोन 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा करते हैं क्या। तो मोबाइल फोन आप जो यूज कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, यूज करना, उससे नॉलेज एक्वायर करना। अब नेसेसिटी है मोबाइल फोन, राइट, उसमें से अच्छी भी है बुरी भी है, वो चॉइस आपके ऊपर है क्या लेते हैं, बट नेसेसिटी है, राइट। ये जो मोबाइल फोन आप जो खरीदते हैं, ये क्या है आपके लिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है ना, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर तो है ही है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपका एक्सपेंस हुआ या ये आपका एसेट्स हुआ, एसेट्स हुआ, क्या है ये। तो इसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन इसके ऊपर में जो आप रिचार्ज कराते हैं, क्या कराते हैं, रिचार्ज कराते हैं बेटा, है ना, जो हर महीना रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज आपको हर महीना कराना पड़ता है, राइट। नहीं कराएंगे तो फिर मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मोबाइल मतलब क्या है, बेसिकली इंटरनेट, है कि नहीं। बिना इंटरनेट का मोबाइल है कि नहीं, क्यों डब्बा है, ऐसा नहीं, मोबाइल में ऐप है, सब कुछ है, कैलकुलेटर है, यूज करने के लिए बहुत सारे एक्सेल वगैरह है, सारा फंक्शन है, लेकिन वो सारा काम आता है क्या, मोबाइल चाहिए मतलब क्या चाहिए, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वीचैट, ओमिगल, और भी बहुत सारा सारा मार्केट में है ना बॉस, बहुत सारा चीज। तो ये सारा जो एक्सपेंसेस करते हैं, ये खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी तो आप लोगों के टाइम में एक ही रिचार्ज हो गया, हमारे टाइम में रिचार्ज हुआ करता था सर, प्लान रिचार्ज, एसएमएस रिचार्ज, रोमिंग रिचार्ज, हाँ, इंटरनेट रिचार्ज, तेरा नाइट कॉल रिचार्ज फ्री का, मजनू लोकली, समझ रहा है, रात में, रात का 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक फ्री, एक 40 का रिचार्ज एयरसेल टू एयरसेल, समझ रहे हैं, बहुत फ्री था, सब एंजॉय किया। रात के टाइम में हम लोग का स्टडी था ना, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, पहले के टाइम में, हम लोग एज के टाइम में तो आपका स्टडी वगैरह था ना, रात में देखिए लंबा कतार मजनू लोग का, ठीक 11 बजे से रिचार्ज था भैया, रात का पूरा रिचार्ज में देखिए लाइन लगा हुआ, भीड़ लगा हुआ रहता था वहां। एयरसेल टू एयरसेल कम कमाया है, अभी तो सब खत्म हो गया। तो ये सारा जो रिचार्ज है कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चीज क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ मेजर हो रहा है, मान लीजिए कि प्लांट एंड मशीन है, उसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये मेरा कौन सा खर्चा है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मेजर रिपेयर हुआ, क्या हुआ, मेजर रिपेयर हो गया जिससे उसका एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जिससे उसका लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेक एन एग्जांपल, ये एसी लाया मैंने, एसी का कॉस्ट प्राइस था 60,000 रुपया, कैरेज का खर्चा मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, कैरेज वही लोग ट्रांसफर किया, तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कैरेज 60,000 था। इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 लिया, कितना लिया, तो माई टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगा, 65,000। क्लियर है। अब हर महीना 2 महीना में मैं क्या कर दूंगा, रिपेयर्स करूंगा ना सर। ठंडा में कम चलता है, गर्मी में ज्यादा चलेगा, तो ठंडा में बंद रहेगा जैसे, लेकिन जैसे ही समर स्टार्ट होगा तो पहले उसको रिपेयर कराना होगा, सर्विसिंग कराना पड़ेगा। तो ये जो सर्विस को रिपेयर का खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस बुक करेंगे क्या बोलकर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या बोलकर, रिपेयर एंड, सीखे है ना नॉमिनल अकाउंट में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लेकिन कोई मेजर रिपेयर हो गया, जैसा ये बंद हो गया, चल नहीं रहा है, इसका कोई पार्ट्स खराब हो गया, वो मैंने पार्ट्स बनवाया, 8,000 रुपया लगा सर, तो ये जो 8,000 रुपया उसका जो पार्ट्स खराब हो गया, जो बनाया मैंने, तो इसका लाइफ क्या हो गया, बढ़ गया, इंप्रूव हो गया ना। तो मेजर रिपेयर अगर हो गया, वो मेरा कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो इंसानों को सस्ता में पड़ता है, राइट। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के उसको बना देता है तो वो क्या होता है, काम करने लायक चल जाता है, राइट। तो सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर में जो आप एक्सपेंडिचर करोगे, रिपेयर करोगे, वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चीज समझ में आ रहा है। कोई मोबाइल खरीदा है, उसको बेटा 2 महीना चलाएगा और फिर उसको बेच देगा, क्या करेगा, पहले से सोच के रखा, एसेट्स खरीदा हूं मैं, लेकिन 2 महीना चलाने के बाद मैं बेच दूंगा, तो उसका पर्पस क्या है, रीसेल या यूज, रीसेल बोलेंगे या फिर यूज बोलेंगे, रीसेल। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल नहीं होगा। क्यों, कैपिटल के लिए लाइफ क्या है, मोर देन 1 ईयर, और थॉट क्या रहना चाहिए, यूज। आप टीवी खरीदते हैं तो पर्पस क्या रहता है, बेच देंगे इसको। थॉट क्या रहता है, थॉट इनिशियल में थॉट क्या रहता है, बेच देंगे इसको, क्या थॉट रहता है। मोबाइल खरीदते हैं, क्या थॉट में रहता है, चोरी हो जाएगा, ये बिक्री कर देंगे इसको, फेंक देंगे इसको, गिफ्ट दे देंगे इसको, थॉट क्या रहता है। तो यूज करने का थॉट रहेगा तो क्या होगा, वो एसेट्स। थॉट अगर बेचने का रहेगा, रीसेल करना रहेगा, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चीज क्लियर हो गया सर। अब इसी में एक पार्ट आता है कैपिटल रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर, कहीं पर साइड में लेके लिखिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक थर्ड कैटेगरी इसमें आता है, जिसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड, DEFERRED, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आएंगे, जो एक्सपेंसेस है जिसका लाइफ क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म, और जिसको ट्रांसफर कहां करते हैं, पीएल में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स के लिए होगा, उसको लाइफ बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, जो बार बार नहीं होगा, जिसका लाइफ क्या होगा, मोर देन 1 ईयर। क्लियर है। अब डिफर्ड रेवेन्यू क्या है ना, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का मिक्सचर है सर। है तो खर्चा, लेकिन लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है तो एक्सपेंस, लेकिन लाइफ क्या है, मोर देन 1 ईयर है सर, ठीक है। ऐसा एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच हैव लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, क्या लिखेंगे, दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच हैव लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज व्हाट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे निरमा का ऐड देखें, निरमा, सबकी पसंद निरमा, सुने, अभी तो बीच में बेटा सलमान खान आया था, हम लोग के टाइम में ना निरमा का ऐड बहुत चलता था सर। और एक लड़की ऐसी रहती थी, गोल गोल घूमते रहती थी, व्हाइट वाला, कम कर दो बेटा, बंद कर दो, बंद कर। ए, ठंडा का टाइम आ गया, कुछ पहनना। हो गया, अब तुम उसका वजूहात मत बता। डेंजर लड़का है भाई, ये तो पूरा मेरा याद दिला रहा है बाबू।
तो ऐसा लग रहा है हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। क्या कर रहे थे? ठीक है, तो सही है, सही लाइन में जा रहा थे, बस थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर ले। हो गया सर। डिफर्ड यूनिक एग्जांपल्स है। निरमा का जब मैं एग्जांपल दिया तो हम लोग के टाइम में ना ऐड चलता था, ठीक है, सबकी पसंद निरमा, एक लड़की गोल गोल घूम के आती थी और वो निरमा का साबुन में घुस जाती थी। देखें कि नहीं देखें आप लोग? पता नहीं आप लोग के टाइम में शायद सलमान खान आ गया होगा, बट पहले तो ऐसा चलता था। और ये ऐड नहीं भी तो 10 साल तक चला होगा सर। चीज समझ में आ रहा है? और आजकल के टाइम में बड़े बड़े हीरो हो गए, हीरोइन वगैरह हो गए, जो इन्फ्लुएंसर वगैरह सब ऐड में आते हैं, तो क्या लगता है उन लोग फ्री का आता है? पैरागॉन का चप्पल बेटा सलमान पहनाया, क्या लगता है फ्री का पैरागॉन पहनता है वो? भाई साहब पैसा लेता है। एक एक ऐड का करोड़ रुपया खर्चा होता है सर। 10 करोड़ रुपया खर्चा सिर्फ किसका है? सलमान खान का है। आके खाली 10 सेकंड के लिए पैरागॉन का चप्पल पहनाएगा, एक थोबड़ा दिखाएगा, भाई साहब स्मार्ट बोल के चला जाएगा, शाहरुख खान ऐसे करेगा। पैसा, एड एजेंसी रहता है, ऐड कराता है, टीम रहता है, जिस तरह से एक मूवी बनती है वैसे इसकी एड एजेंसी होती है सर। लोग पैसा लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट मेरा वो एड का 15 करोड़ रुपया हुआ सर। कितना हुआ? तो 15 करोड़ रुपया मैनेजमेंट क्या करता है सर? वो जो एड में खर्चा किया, अब क्या उसको 1 साल के लिए रन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये एड डन होगा 5 साल तक का। कितने साल तक का? तो मेरे को बताइए, एडवर्टीजमेंट है ये, एडवर्टीजमेंट कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करना चाहिए, लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट किया इसका बेनिफिट कितने साल तक एंजॉय करेगा? तो इस खर्चा को क्या बोलेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? चीज समझ में आ रहा है? दोस एक्सपेंसेस विच आर द लाइफ ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो निरमा साबुन का मान लीजिए खर्चा वो होगा 20 लाख रुपए पहले के टाइम में, वो पता चला 20 साल तक। कितना साल तक? चीज समझ में आ रहा है? तो वो खर्चा क्या एक बार में पूरा का पूरा 20 लाख रुपए पीएल में दिखाएंगे, या कितनी बार में दिखाएंगे? 20 बार में दिखाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही सेम, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल कॉस्ट 20 लाख था निरमा साबुन का ऐड का, और उसको 20 साल चलाया, तो डिवाइड बाय 20। इसका मतलब हर साल का खर्चा कितना मानेंगे? 1 लाख रुपए। तो हर साल पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 1 लाख रुपए। तो इसको ट्रीट कैसे करना होगा? एसेट साइड में दिखाएंगे 20 लाख रुपए, लेस करेंगे 1 लाख रुपया, उसको दिखा देंगे पीएल में, फिर कितना बचेगा? 19 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर में 1 लाख रुपया लेस करके उस साल का पीएल में दिखाएंगे, फिर कितना बचेगा? इस तरह से वो टोटल 20 लाख रुपया एसेट साइड में दिखाएंगे, लेकिन क्या बोलकर? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर। और वो 20 लाख रुपया को एक बार खर्चा नहीं बोल के कितने साल में दिखाना है? 20 सालों में दिखाना है। तो वो 1 साल का पीएल में नहीं जाएगी, कितने साल में चला जाएगा? 20 साल का पीएल में चला जाएगा, और 20 साल का एज एन एक्सपेंस वो मेरा बुक होगा। क्लियर है? तो इस तरह का खर्चा को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं सर। तो याद रखिएगा, कंपनी में जाएंगे बहुत सारा कुछ कुछ ऐसा खर्चा होगा जो कि बेनिफिट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होगा। तो उस खर्चा को आप एक्सपेंसेस कैसे बुक करोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, या फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जितना पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, वो मेरा 1 साल का खर्चा निकलेगा सर। क्लियर हो गया? तो यहां पे लिख सकते हैं आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल में लिखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और क्या क्या आएगा एग्जांपल पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी रिसर्च करती है, रिमेंबर? तो रिसर्च वगैरह भी खर्चा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, डिजाइन जो एक बनता है तो उसको भी यूज कितना साल तक करते हैं? 3-4 साल तक करते हैं ना सर, चेंज होता रहता है ना डिजाइन इसका। तो डिजाइनिंग एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कोई कंपनी वगैरह क्रिएट किए हैं, कंपनी को फॉर्म किए हैं, तो वो एक्सपेंस हो गया सर। ये सारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चीज समझ में आया? तो एक चैप्टर है आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, चेक करिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मिला, पेज नंबर 122। कितना है देखिए, एक बार ओपन करिए।
अभी उसको जब बताएंगे तब बताएंगे। मिला सर? मिला है चैप्टर? इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या और एग्जाम्पल क्या है? जिस तरह से एक्सपेंडिचर का दो पार्ट था, कैपिटल और रेवेन्यू, उस तरह से रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? इनकम। उसका भी दो पार्ट होगा, कैपिटल और रेवेन्यू। जैसे खर्चा को दो पार्ट में किया, वैसे इनकम को भी दो पार्ट में करेंगे। ये रीड करिएगा सर। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ये आपको पढ़ना है। डिफर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? बेनिफिट क्या लिखा हुआ? बेनिफिट इज एंजॉयड मोर देन 1 ईयर, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। जैसा लिखा देखिए, ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एबनॉर्मल लॉस अराइज हो गया फायर और लाइटिंग, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तीनों में डिफरेंस क्या है, कैपिटल, रेवेन्यू और डिफर्ड में, ठीक है। ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है आपसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। एसीक्यू आता है ना आपका 1 नंबर का, उसमें आपका पूछेगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। नाउ सर इसका कुछ कुछ इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक बार पढ़िए। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये क्या है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, ये भी क्या है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ₹50 पेड फॉर कैरेज ऑन गुड्स परचेज, कौन सा परचेज? गुड्स का मतलब सामान खरीदा, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार खरीदेगा, पेमेंट करेगा। अगर ये मशीन परचेज होता तभी क्या होता? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। बिकॉज किसके लिए खर्च हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर एसेट्स के लिए खर्च हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और गुड्स या परचेज के लिए खर्चा हो रहा है, सामान लाने होने का खर्चा, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 175 पेड फॉर रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी एज सुन एज इट वाज, तो जैसे ही खरीदा वैसे ही रिपेयर किए, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। समझ रहे? सेकेंड हैंड मशीनरी का रिपेयर, फर्स्ट रिपेयर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 600 वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, ये भी कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्लियर है? तो ये चैप्टर कर लीजिएगा सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 इलस्ट्रेशन किया हुआ है। इसको रीड करके समझिएगा, डिफर्ड क्या है, कैपिटल क्या है, और एक्सरसाइज यहां पर दिया हुआ है सर, ये एक्सरसाइज करिएगा आप। 1 to 6 कर लीजिए, और जरूरत नहीं है। 1 से लेके 6 तक कर लीजिए, और करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना समझ में आ रहा है? पढ़ना है, और पढ़ के आपको क्या लिखना है? कैपिटल है, रेवेन्यू है, या वो डिफर्ड है, ये 3 में आपको कैटेगराइज करना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया चैप्टर? तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट समझ में आ गया, ये पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आया? तो अब यहां पर सर डेप्रिसिएशन अपने को निकालना है, एसएलएम मेथड का सिर्फ अमाउंट कंप्यूट करना है सर। आज अपने लोग अकाउंट्स वगैरह नहीं करेंगे, लेजर नहीं बनाएंगे, उसको कंप्यूट करना सीखना है कि अमाउंट कितना आएगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर में आइए सर। डेप्रिसिएशन चैप्टर पे आइए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए सर। क्या लिखा है? मेहताब परचेज अ मशीन ऑन 1 October 2018 फॉर ₹5 लाख प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है सर? कुछ भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं ना सर। कुछ भी सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं? जीएसटी देते हैं अपने लोग। तो यहां जीएसटी को आप इंक्लूड मत करना एसेट्स का कॉस्ट पे। नॉर्मली एसेट्स का कॉस्ट में ऐड होता है, आप लोग ऐड मत करना।
यहां पर एक एजम्पशन लिख देना है कि एज्यूमिंग आईटीसी क्लेम, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, ठीक है। यहां पर आप लिख लो, ऊपर में वहां पर लिखो एज्यूमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, वहां पर एक नोट में लिखो जीएसटी आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ मशीन, जीएसटी आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ machine, GST are not added to the cost of machine as input tax credit, ये याद रखना है वर्ड आपको, as input tax credit availed, input tax credit availed, AVAILED availed, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या होता है, जीएसटी किसका वैल्यू में ऐड होता है, एसेट्स का वैल्यू में ऐड होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये एज्यूम करके जीएसटी को ऐड मत करना। तो सर टोटल मेरा 5 लाख का एसेट्स है, ही पेड ₹20,000 फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड कैरेज एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द मशीन टू फैक्ट्री, ये इसका वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा बताइए, कौन सा एक्सपेंडिचर है मेरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ही फर्दर इनकर ₹25,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ये भी उसके वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा, ऐड होगा ना सर। तो हमें क्या बोला है, हाउ मच अमाउंट डिड मेहताब पे टू द वेंडर ऑफ मशीन, पहले बोला है कि मेहताब जो है कितना कितना बोल रहे हैं कि भाई साहब पेमेंट करेगा वेंडर को। तो वेंडर का मतलब कौन हो गया, वेंडर का मतलब कौन हो गया, सेलर। ये जो खर्चा किया 25,000, ये क्या सेलर को दिया है, ये खर्चा तो वो इनकर किया है। इंस्टॉलेशन भी कौन किया, वो किया है। वेंडर को वो पेमेंट किसका करेगा, ये 5 लाख का करेगा, और किसका अमाउंट करेगा, ये जीएसटी का अमाउंट करेगा ऐड करके, है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आइए, इसको बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का ये में क्या था, कितना मनी वो पेमेंट करेगा सर, मनी पेड टू वेंडर, वेंडर को वो मेरा पैसा कितना देगा सर, वेंडर को वो मेरा पैसा कितना देगा सर, ठीक है। तो वेंडर को पैसा कितना देगा, जितना उसका परचेस कॉस्ट था, जितना उसका परचेस कॉस्ट था सर। तो परचेस कॉस्ट कितना रुपया था, 5 लाख रुपया था सर, क्लियर है। इसमें क्या होगा, जीएसटी ऐड करके ना पेमेंट करेंगे उसको, तो यहां पर आ जाएगा सर सीजीएसटी प्लस यहां ऐड करेंगे एसजीएसटी, कितना परसेंट है देखिए तो 6% ईच है, एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000, और ये भी कितना आ जाएगा बेटा 30,000। तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे, 5,60,000 रुपए का पेमेंट करेंगे सर उसको। तो पेमेंट टू वेंडर कितना होगा, 5,60,000, मैंने 5 लाख का खरीदा और जीएसटी 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल कितना दिया, 5,60,000। अब ये जीएसटी का क्या फंडा है, मैंने 5,60,000 तो दे दिया है, 5 लाख तो वो सेलर ले लेगा, और 60,000 वो लेगा नहीं सर, वो मेरा नाम का जीएसटी लेके गवर्नमेंट पे, जीएसटी डिपार्टमेंट पे रिटर्न लगा देगा, मेरा जीएसटी नंबर डाल देगा, और 60,000 गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा, और वही गवर्नमेंट मेरा जीएसटी का पोर्टल में 60,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलकर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आईटीसी। अब ये इसका वैल्यू में मैं अगर ऐड कर देता हूं, तो इसको अलग से एसेट्स में हम ऐड नहीं करेंगे, या इसका वैल्यू में अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर एसेट्स में ऐड नहीं होगा, और ये इसको अलग से हम 60,000 क्या करेंगे, एसेट्स बोल के दिखाएंगे, तो इसका वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो अगर आईटीसी क्लेम करेंगे तो इसका वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, अगर आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों फंडा है। बी नंबर में अब क्या लिखा, हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी, तो मशीन में बोल रहा है कि भैया अमाउंट डेबिटेड कितना होगा, ठीक है। तो मशीन का अमाउंट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट, अमाउंट डेबिटेड टू मशीन, अमाउंट डेबिटेड टू मशीन इज इक्वल टू क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्या बोलेंगे सर, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स
टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का जितना मेरा टोटल कॉस्ट था वो ऐड हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन सर, अमाउंट डेबिटेड टू मशीन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का जितना कॉस्ट था उसको ऐड कर देंगे। तो मशीन का कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कितने रुपए बेटा, 5 लाख। क्या जीएसटी वगैरह लेंगे, जीएसटी लेंगे क्या, जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% प्लस 6% जो एसजीएसटी था ये लेंगे क्या, ये नहीं लेंगे ना सर। क्या एज्यूम किए थे, परचेस का कॉस्ट में जीएसटी का अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या है सर, अब और क्या खर्चा देखिए, कैरेज का खर्चा किया 20,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस किया 25,000, तो ये खर्चा ऐड होगा, कैरेज 20,000 रुपया, और क्या है सर, और क्या है, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन 25,000 रुपया, टोटल कितना आ गया बेटा 5,45,000, यही मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, यही मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया सर, समझ गए। अब थर्ड नंबर में क्या मांगा है देखिए सर, पास द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बोला है कि इसका क्या होगा जनरल एंट्री, तो नंबर सी में जनरल एंट्री क्या होगा बताइए, मशीन खरीदने का एंट्री क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश नहीं करते हैं सर, 10,000 से ज्यादा का अमाउंट आएगा तो बैंक होगा, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आप पेमेंट कर दिए तो बैंक, और अगर पेमेंट नहीं किए तो क्या होगा, वेंडर, नहीं समझे, पेमेंट कर दिए तो बैंक, और अगर पेमेंट नहीं किए तो क्या होगा, वेंडर, ये समझ में आया, ये क्या है, अगर आप पेमेंट कर दिए तो पैसा गया टू बैंक, और पैसा नहीं दिए तो क्या काम करना होगा, पार्टी को लिखना होगा, और ये पार्टी क्या होगा, लायबिलिटी होगा आपके लिए, बाद में इसको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना दिखाएंगे, 5,45,000 रुपीज, 5,45,000 रुपीज, यही मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया सर, ठीक है। क्रेडिटर वेंडर एक वर्ड बोलते हैं, वेंडर का मतलब होता है क्रेडिटर फॉर मशीन, अगर गुड्स के लिए है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, एसेट्स के लिए कोई बंदा लायबिलिटी है तो उसको वेंडर बोलते हैं, ठीक है। नाउ सपोज इस क्वेश्चन में अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया सर, क्या गिवन दे दिया, नंबर डी पे यहां पर लिखिए, स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है, स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया रुपीस, स्क्रैप वैल्यू आपको दे दिया सर रुपीस 15,000, कितना दे दिया 15,000, स्क्रैप वैल्यू नंबर डी पे लिखे ना, एग्जांपल दे रहा हूं, नंबर डी पे स्क्रैप वैल्यू कितना रुपया सर 15,000 रुपया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर आपको बोल दिया 10%, कितना परसेंट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बोल दिया 10%, ठीक है। अब आपको यहां पर निकालने के लिए क्या बोल रहा है सर, आपको बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको निकालने बोल रहा है सर, कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा वो बताइए, क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अंडर एसएलएम में बताइए, लिखाए थे आपको फॉर्मूला देखिए, एसएलएम का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ था, एसएलएम का फॉर्मूला चेक करिए क्या लिखाए थे, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर रेट दिया हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लाइफ दिया हुआ रहता तो डिवाइड कर देते, यहां तो रेट दिया हुआ है सर, तो अंडर एसएलएम मेथड में क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू क्या होगा बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यही है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकाले आपने, कितना निकाला था 5,45,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स भी कितना लिखेंगे 5,45,000, स्क्रैप वैल्यू आपने लिखा ना बेटा, कितना रुपए स्क्रैप वैल्यू है 15,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है,
मतलब 10% का मतलब कितना हो गया, 10 साल। तो 10 साल के बाद इसको यूज कर देने के बाद में कितना में बेचेंगे, 15,000 कौड़े के भाव में। तो 15,000 क्या हो जाएगा, तो 5,45,000 माइनस 15,000 कितना परसेंट रेट है, 10%। क्लियर है, कितना आएगा 5,30,000 उसका 10%, 53,000। ये 53,000 क्या है, डेप्रिसिएशन निकल गया। बट ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन है। कौन सा डेप्रिसिएशन है ये, एनुअल डेप्रिसिएशन है सर। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन है सर। एक साल का डेप्रिसिएशन है। ये जो ₹53,000 है ये फॉर 1 ईयर का है। कितना साल का बताइए, 1 साल का है कि नहीं। 1 साल का डेप्रिसिएशन टोटल 53,000 होगा ना सर। अब आप चेक करो कि इसने कब खरीदा था, कब खरीदा था। हम ईयर एंड मानते हैं 31 मार्च, क्या मानते हैं, ईयर एंड क्या मानते हैं, नॉर्मली मार्च में होता है। तो कितना महीना का डेप्रिसिएशन होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यहां जो मेरा डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितना महीना का निकलेगा, 6 महीना का निकलेगा। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19। तो 18-19 का डेप्रिसिएशन ये 53,000 कितना साल का था, 1 साल का ना, इंटू क्या करेंगे 6/12। तो ये 26,500 रुपया आ जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मैंने अलग अलग किया, एक्चुअल में एक साथ होता है। एक साथ में कैसे करते हैं, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू था ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इनटू पीरियड भी मल्टीप्लाई होता है। क्या मल्टीप्लाई होता है, ये अपने लोग अलग अलग नहीं निकालते हैं। ये यही जो अमाउंट था यहीं पे लिख देते हैं 6/12। क्या लिख देते हैं, नहीं समझे, ये लेस कर दिए, इतना रेट है इतना पीरियड है। अब अगर 1 साल रहेगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा, इंटू 1। 6 महीना रहेगा तो 6/12, 9 महीना रहेगा तो 9/, तो डायरेक्ट आंसर मेरा क्या आएगा, 26,500 रुपए। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बोलिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। इसका एंट्री हो जाएगा सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना रुपया, 26,500, 26,500। ठीक है, ये आपको निकालना है। समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए। अ फर्म बाउट मशीनरी for ₹1,80,000 on 1st April 2014 are spent on his installation. The life was estimated to be 5 years. इस स्क्रैप और रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड एस्टिमेटेड कितना रुपया है, 10,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और क्या बोला, द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्लियर है, तो यहां लाइफ दिया हुआ सर, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो टोटल कॉस्ट कितना बोलेंगे, 1,80,000 प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो गया, 2 लाख। माइनस क्या कर देंगे, माइनस क्या होगा, ये स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख माइनस 10,000 कितना आ गया, 1,90,000 डिवाइडेड बाय कितना साल, 5 इयर्स, डिवाइडेड बाय कितना साल, 5 इयर्स। निकाल देंगे कितना आ जाएगा, करिए, 1,90,000 डिवाइड बाय 5, 38,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकल गया, 38,000। चीज क्लियर है सर, समझ में आया। अब ये जो डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल देने के बाद में
इसका एक लेजर बनता है, क्या बनता है सर? 5 साल का रेट कितना हो गया? 5 साल का मतलब रेट कितना होता है? 20%। सर 5 साल डिवाइड करें मतलब किससे डिवाइड करें? 1/5 से डिवाइड करें ना। तो 5 साल का मतलब रेट कितना साल होता है? 20%। 10 साल बोलेगा तो रेट कितना परसेंट होगा? 10%। अरे 10% मतलब क्या होता है? 10/100 डिवाइड करो कितना हो गया? 110। तो 110 का मतलब क्या हो गया? 10 साल। तो 5 साल का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1/5। 1/5 का मतलब कितना परसेंट होता है? 20%। समझ गए? यहीं तक रखते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 बनाना आपको। वन टू थ्री इलस्ट्रेशन है, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 7 8 9 10। आपको लेजर नहीं बनाना, आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना है या तो फिर आपको टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। जनरल एंट्री जिसमें बोलेगा उसमें करेंगे, जिसमें नहीं बोलेगा नहीं करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में जैसा ये देख लीजिए, ये मशीन खरीदा यूके से, 8 नंबर देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है सारा। ये मशीन खरीदा यूके से, कितना रुपए करके? 4 लाख पे। फिर पेड कितना किया? 30,000 रुपए कमीशन दिया सच परचेस पे, तो भी ऐड होगा। 20,000 फ्रेट दिया, ये भी ऐड होगा। 25,000 सर इंपोर्ट ड्यूटी दिया, ये भी ऐड होगा। 7,000 डॉग ड्यूटी दिया, ये भी ऐड होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? 18,000, ये भी ऐड होगा। सब ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा ना सर। इजी है। परचेज ऑफ मशीन 30,000 है, वेजेस दिया 2,000, ये ऐड हो जाएगा सर। कैरेज फॉर रिपेयरिंग इन अ ईयर, ये ऐड होगा क्या? बोला कि भैया 1 साल का मेरा रिपेयर का खर्चा इतना है, ये ऐड होगा? ये ऐड नहीं होगा ना सर, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, ये ऐड नहीं होगा। स्क्रैप वैल्यू कितना साल दे दिया? 10 साल। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। तो टोटल कॉस्ट कितना बोलेंगे? 10,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 32,000। स्क्रैप वैल्यू, अच्छा स्क्रैप वैल्यू यहां पर दिया नहीं है, 32,000। स्क्रैप वैल्यू यहां पर लिखिए 7,000 रुपया। स्क्रैप वैल्यू यहां पर लिखिए 7,000 रुपया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना बोलेंगे? 32,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है सर? 7,000, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 25,000। लाइफ कितना दे दिया? 25,000 डिवाइड बाई 10, तो हर साल का डिविडेंड कितना आएगा? इजी है। कोई भी ऐसा बन रहा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है सर, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है सर, एक बार चेक कर लो। परचेज कितना में किया? 20,000 में, ठीक है। यहां पर लिखिए मशीन इज परचेज 4 रुपीज, यहां पर लिखिएगा 4 रुपीज, 4 रुपीज लिखिए सर। 4 years। यहां लिखिए सर 1,80,000, 1,80,000। देखिए तो मशीन परचेज कितना में किया? 1,80,000 में। 20,000 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हो गया? ऐड हो गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना बोलेंगे?
2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है 80,000, लेस कर देंगे कितना आ गया 1,20,000। और लाइफ कितना दिया हुआ है तो 1,20,000 डिवाइड बाय 4, तो लाइफ कितना मेरा हो गया 4, डिवाइड करके हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 30,000। अब यहां पर डेट गिवन है कि व्हेन एसेट्स परचेज किया 1 अप्रैल को तो कितना होगा, 1 जुलाई को तो कितना होगा, 1 अक्टूबर को करेगा कितना होगा, 1 जनवरी को करेगा कितना होगा। समझ रहे हैं, इसका अकाउंट्स ईयर के एंड कब है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना साल तक मशीन यूज किया 1 साल, तो पूरा 1 साल का 30,000। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जुड़ी कितना महीना होता है 9 महीना, तो 30,000 इंटू 9/12। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना हुआ 6 महीना, कितना आएगा 15,000। 1 जैन से लेकर 31 मार्च कितना महीना होता है 3 महीना, कितना आएगा। समझ में आया। बनाएंगे, ये सारा इजी क्वेश्चन है, बना के लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम तो लोग इसका लेजर स्टार्ट करेंगे।